नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। साथ ही हम स्वागत करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जो PYQ का सेशन आप सभी के लिए आरंभ किया गया है, उसके अंदर भी आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारे PYQ से संबंधित पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपको जो प्राचीन भारत से लेकर, जी हाँ, प्राचीन भारत से लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है, पाषाण काल है, वैदिक सभ्यता है और दोस्तों मगध का उत्कर्ष है। इस प्रकार की समस्त टॉपिकों से जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हमने यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस किया है। और आज की शानदार सेशन में हम बात करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से जो पिछले एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जितनी भी आपको यहाँ पे क्लासेज मिलने वाली है वह समय से मिल सके। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन के आधार पर देखकर हमें बताना है कि कौन से गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो दोस्तों लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह करने वाले शासक के बारे में बात करते हैं तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लिच्छवी राजकुमारी है उसके कुमार देवी नाम की एक लड़की से शादी की थी जो कि लिच्छवी वंश से संबंधित थी। और गौतम बुद्ध के समय में लिच्छवी वंश का मुख्यालय वर्तमान बिहार के वैशाली में हुआ करता था। तो दोस्तों जो राजकुमारी है, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी है, उससे विवाह है जो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया जाता है। और इस लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है कुमार देवी। जी हाँ, कुमार देवी है जो कि दोस्तों लिच्छवी वंश की राजकुमारी हुआ करती थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह किस राज्य का शासक था। तो दोस्तों जो राजा शशांक है जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह किस राज्य का शासक था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों शशांक है जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह गौड़ राज्य का शासक था। तो दोस्तों जो शशांक है वह गौड़ राज्य का शासक था। जी हाँ, गौड़ राज्य का शासक था। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता कुबेरनाग और किसकी बेटी थी। तो दोस्तों जो वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट है प्रभावती गुप्ता है वह कुबेरनाग और किसकी बेटी थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रभावती गुप्ता एक गुप्त राजकुमारी और वाकाटक रानी थी जो महाराजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। और प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेरनाग की बेटी थी। तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड, जी हाँ, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों हर्ष चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर्ष चरित्र है जो कि हर्ष के कार्यों का वर्णन किया गया है, यह बाणभट्ट द्वारा लिखित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है। और दोस्तों जो बाणभट्ट है वह हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो हर्ष चरित्र का दोस्तों जो यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और ये दोस्तों इसमें इस हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन की यहाँ पे कार्यों का वर्णन है और हर्ष के दरबारी कवि थे जो बाणभट्ट हुआ करते थे। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि का अर्थ क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं गुप्त जो प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का अर्थ है प्रशासनिक इकाई से है। जी हाँ, जो विधि का शब्द का अर्थ है वह प्रशासनिक इकाई से है। और साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश, मंडल, पृथ्वी और अवनी जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। और इसे प्रांतों में विभाजित किया गया और जिन्हें आगे विषयों में विभाजित किया गया। और एक विषयपति ने विषय का संचालन किया और विषय एक भाग को विधि कहा जाता है। और विधि दोस्तों एक प्रशासनिक इकाई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। थानेश्वर से शासन करने वाले
पुष्यभूति किस वंश के संस्थापक थे? तो दोस्तों जो पुष्यभूति है वह किस वंश के संस्थापक थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वर्धन वंश के संस्थापक थे। और प्रभाकर वर्धन वंश के पहले लेखनी राजा थे। इस राजवंश के अंतिम राजा हर्षवर्धन के अधीन राजवंश अपने गौरव पर पहुंच चुका था। तो दोस्तों जो वर्धन वंश के अंतिम शासक है हर्षवर्धन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। किस राजवंश ने 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर शासन किया था? तो दोस्तों किस राजवंश ने 320 से 550 ईस्वी तक भारत में शासन किया? तो दोस्तों गुप्त राजवंश। जी हाँ, गुप्त राजवंश ने 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर शासन किया और साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम है जो कि गुप्त साम्राज्य का पहला महान शासक था। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है। जी हाँ, गुप्त वंश की जो स्थापना है वह श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों यहाँ पे चीनी यात्री हेनसांग के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर, जी हाँ, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भारत आता है। और दोस्तों हेनसांग को यांत्रिकों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो दोस्तों हेनसांग है, इन्हें यांत्रिकों का राजकुमार भी कहा जाता है। एग्जामिनर यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि यांत्रिकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? जी हाँ, यांत्रिकों का राजकुमार किसे कहा जाता है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हेनसांग जो भारत में 15 वर्षों तक रहते हैं और उनकी पुस्तक दोस्तों हेनसांग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। जी हाँ, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर काफी बार क्वेश्चन पुटअप करता है कि सी यू की किसकी पुस्तक है? तो सी यू की है जो हेनसांग की पुस्तक है और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं। और इस सीयूकी के अंदर दोस्तों जो हर्षवर्धन काल के समय में जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक अवस्था है उसके बारे में दोस्तों इसमें काफी प्रचलित की गई है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कि चीनी यात्री हेनसांग है जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भारत में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो दोस्तों बाणभट्ट है जो कि 7वीं शताब्दी के संस्कृत के गद्य व लेखन व महान कवि बाणभट्ट पुष्यभूति वंश के महान शासक राजा हर्षवर्धन के थानेश्वर तथा बाद में कन्नौज के दरबार में निवास करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है कि बाणभट्ट भी दोस्तों हर्षवर्धन के समय के ही राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे जो कि हर्षवर्धन के भिन्न भिन्न दरबारों के अंदर राजकवि के पद पर सुशोभित थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय ऋषि जिनके द्वारा 3री शताब्दी में कामसूत्र का मूल रूप से संकलन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय ऋषि से कौन से हैं जिन्होंने यहाँ पे कामसूत्र का मूल रूप से संकलन किया था? तो जो दोस्तों यहाँ पे वात्स्यायन है उनके द्वारा संकलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो दोस्तों उस राज्य का नाम बताना है जो चंद्रगुप्त मौर्य को लिच्छवियों से दहेज के अंदर मिलता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और पाटलिपुत्र को दहेज में प्राप्त कर उसको अपनी राजधानी बनाया और मिथिला राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो दोस्तों जो लिच्छवियों के द्वारा दहेज में मिला है वह पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र को मिलते ही दोस्तों इन्होंने राजधानी, जी हाँ, जो यहाँ पे राजधानी बनाई और राजधानी बनाते ही दोस्तों इन्होंने जो मिथिला राज्य है उसे अपने अधीन कर लिया था। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। गुप्त काल के दौरान के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो गुप्त काल के दौरान सिक्के हुआ करते थे
उसमें किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जो गुप्त काल के सिक्के हैं उन्हें दिनारस कहा जाता है। जी हाँ, गुप्त काल के सिक्कों को दिनारस कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने भावचित्रात्मक 5 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे, जिनके वजन व सिक्कों की आकृति में भिन्नता पाई गई है। तो दोस्तों, जो सिक्कों को दिनारस के नाम से जाना जाता है, जो कि गुप्त काल के दौरान इन्हें इस नाम से सुशोभित किया जाता था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाई गई है। तो दोस्तों, हर्षवर्धन ने जो वल्लभी विजय की थी वह कौन से अभिलेख के अंदर पाई गई है। तो हम बात करते हैं नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख, जिसमें हर्षवर्धन का युद्ध है जो हुण गुर्जर समूह के 3 राजवंशों को एक परिसंघ से हुआ था, जिसमें आरंभ में वल्लभी क्षेत्र में उसे असफलता मिली, किंतु नर्मदा के तट पर लड़े गए युद्ध में वह जो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन की जो शिलालेख की विजय को देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। तो दोस्तों, पूर्व गुप्त काल में से कौन सी वस्तु है जो निर्यात की सामग्री नहीं थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, जो टिन धातु है निर्यात की सामग्री नहीं थी। इसके अलावा दिए गए विकल्प हैं जिनमें धातु, लोहा, सोना, चांदी आदि आयात निर्यात की सामग्री थी। तो दोस्तों, टिन यहाँ पे आयात निर्यात की सामग्री नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन था। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं किसके द्वारा यहाँ पे जो जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं जो कि इंडो ग्रीक शासक के द्वारा, जी हाँ, इंडो ग्रीक शासक के द्वारा जारी किए जाते हैं, और जो कि कुषाण शासक विमकड़फिसिस द्वितीय ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं हैं जो गुप्त काल में प्राप्त होती हैं, और शीशे के सिक्के चलवाने का श्रेय सातवाहन शासकों को है। तो दोस्तों, जो शीशे के सिक्के हैं वो किसके द्वारा चलवाए जाते हैं। तो शीशे के सिक्के हैं जो सातवाहन वंशों के द्वारा चलवाए गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलवाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीता था। तो मोहम्मद बिन कासिम है जो सिंध को किस वर्ष जीता है। तो दोस्तों, 712 ईस्वी में। जी हाँ, मोहम्मद बिन कासिम है जो कि एक अरबी मुसलमान था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, और उसने रावर का युद्ध में देवल बंदरगाह को अपने अधीन कर लिया, और अरब के पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ही दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम थे। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था। तो हर्षवर्धन है जो अपनी धार्मिक जो सभा का आयोजन है 643 ईस्वी में किया था, और जो दोस्तों महामोक्ष परिषद भी जिसे कहा जाता है, और इसका दोस्तों आयोजन प्रयाग के अंदर किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय का नाम बताना है जो कि गुप्त युग में काफी मशहूर हो चुका था। तो दोस्तों, जो नालंदा है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, और गुप्त वंश के शासक में कुमार गुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, नालंदा विश्व जो विद्यालय है उसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा की जाती है, और ये दोस्तों जो गुप्त युग में काफी मशहूर रहा। जो ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन सा था। तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जी हाँ, समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, और समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों तथा दक्षिण भारत के 12 शासकों को परास्त किया था, और विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो दोस्तों, जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है। तो विंसेंट स्मिथ ने। जी हाँ, विंसेंट
स्मिथ जो है इसके द्वारा ही भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो इलाहाबाद में जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इलाहाबाद शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना है जो हरिसेन के द्वारा की गई थी। जी हाँ, इसकी जो रचना है इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो दोस्तों जो चीनी यात्री फाहियान है वह किसके शासनकाल के अंदर भारत आता है? तो फाहियान दोस्तों आप सभी को पता है एक चीनी यात्री है जो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आते हैं और यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। और फाहियान ने इन 15 वर्षों के भारत भ्रमण में गंधार, तक्षशिला, पेशावर आदि स्थानों का भ्रमण किया और इससे इस समय की सुव्यवस्था, समृद्धि और सहिष्णुता आदि की जानकारी भी जो चीनी यात्री फाहियान के द्वारा दी जाती है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अंदर ये भारत आते हैं, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास है किसके दरबार में रहते थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कवि कालिदास की। तो कवि कालिदास है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, जी हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और जो कवि कालिदास है संस्कृत भाषा के महान कवि व नाटककार थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो दोस्तों गुप्त वंश के उस शासक के बारे में हमें बताना है जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो दोस्तों जो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त है उन्होंने ही हुणों को आक्रमण करने से रोका था। और हुणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ के अभिलेख के अंदर किया गया है। तो दोस्तों हुणों को रोकने वाले शासक स्कंदगुप्त है जो कि गुप्त वंश के महान शासक हुआ करते थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। गुप्त वंश प्रसिद्ध था, तो गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त वंश का प्रारंभ है जो कि 240 ईस्वी में होता है। जी हाँ, गुप्त वंश का प्रारंभ 240 ईस्वी में होता है। पहले शासक श्रीगुप्त से हुआ था और इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी सम्राट हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय है एक महान सम्राट थे जिसके काल में भारत में विद्या, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान कला एवं निर्माण कला में अभूतपूर्व प्रगति की है। धन धान्य से भरपूर यह देश सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। और चीनी यात्री फाहियान ने राजधानी पाटलिपुत्र को विश्व का सबसे समृद्ध नगर बताया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ है। और इनके शासन काल में नवरत्न थे जो अपनी कलाओं में निपुण हुआ करते थे। जी हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल के अंदर इन्होंने नवरत्न रखने प्रारंभ किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गुप्त वंश का किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों गुप्त वंश कला व स्थापत्य कला के लिए। और दोस्तों गुप्त वंश को है जो कि स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जो कि कला व स्थापत्य कला के क्षेत्र के अंदर कहा जाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो दोस्तों अंतिम बौद्ध शासक कौन सा था जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक हुआ करता था? तो दोस्तों हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन एक संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। इसने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद है। इसे साहित्य का सम्राट कहा गया है और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और हर्ष ने कश्मीर शासक के बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे और महायान बौद्ध धर्म का इन्होंने संरक्षण किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। अंतिम बौद्ध शासक हर्षवर्धन है जो कि संस्कृत के महान विद्वान व लेखक थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा है वह संस्कृत थी। जी हाँ, गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा है वह संस्कृत थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो दोस्तों गुप्त राजा बताना है जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। और इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो विक्रमांक है, जी हाँ,
विक्रमांक है जो कि दोस्तों इनके द्वारा ग्रहण की गई है। इसी के साथ में दोस्तों परम भागवत की उपाधि भी, जी हाँ, परम भागवत की उपाधि भी इनके द्वारा ही ग्रहण की गई है और इनके द्वारा ही दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की गई है। तो दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि, साथ ही विक्रमांक की उपाधि और परम भागवत की उपाधि भी दोस्तों किसके द्वारा ग्रहण की गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही दोस्तों यह समस्त उपाधियां ग्रहण की गई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन थे जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ थे? तो दोस्तों गणितज्ञ का नाम आता है तो आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट है जो कि गुप्त शासन काल के समय में ही, जी हाँ, गुप्त शासन काल के समय में ही यह काफी प्रसिद्ध थे और शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन भी आर्यभट्ट ने ही किया था। तो दोस्तों आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन आर्यभट्ट हुआ करते थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत जो कि 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के मध्य यहाँ पे प्रारंभ किया और गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर होता है। जी हाँ, गुप्त संवत और जो शक संवत होती है 72 ईस्वी के द्वारा कनिष्क के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है शक संवत की, उसमें और यहाँ पे गुप्त संवत में 241 वर्षों का अंतर होता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो गुप्त संवत है जो कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, गुप्त काल में किस धातु की सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो जी हाँ, सोने के। जी हाँ, सोने के सर्वाधिक सिक्के हैं जो गुप्त काल में प्रचलन करवाए गए, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं कुषाण काल के प्रसिद्ध हैं और शीशे के सिक्के सातवाहन काल के प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों गुप्त काल में सर्वाधिक जो सिक्के हैं सोने के जारी किए, ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, वराह मिहिर क्या थे? तो वराह मिहिर क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वराह मिहिर एक खगोलज्ञ है। जी हाँ, वराह मिहिर एक खगोलज्ञ है। ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो दोस्तों जो किस शासन के या किस वंश के सिक्के हैं जो उनके संगीत प्रेमी होने को दर्शाते हैं? तो दोस्तों हम बात करते हैं कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त है, उनकी मुद्रा, उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों इसीलिए समुद्रगुप्त है जो कि वीणा के प्रसिद्ध बजाने वाले थे और गुप्तों के दोस्तों जो सिक्के हैं उन्हें संगीत प्रेमी दर्शाते हैं क्योंकि समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है क्योंकि उसकी माता कुमार देवी है, लिच्छवी राजकुमारी थी। तो दोस्तों जो यहाँ पे लिच्छवी दोहित्र है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त की माता है कुमार देवी है जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी और इनका विवाह होने के कारण ही, जी हाँ, राजकुमारी ने पाटलिपुत्र दहेज में प्राप्त किया था। जी हाँ, पाटलिपुत्र है जो कि दहेज में प्राप्त किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? तो दोस्तों गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का है जो कि चांदी में जारी किया गया है? तो दोस्तों रुपये का नाम से, जी हाँ, रुपये का नाम से सोना सिक्का है जो कि चांदी में जारी किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि गुप्त काल से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वह समस्त क्वेश्चनों को एक जगह समावेशित कर आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश की है। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।